जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की वायसराय की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 तक रहता है। लॉर्ड हार्डिंग 1916 में जाते हैं, 1911 से लेकर 1910 और 11 में आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। और 1916 में जब लॉर्ड हार्डिंग जाते हैं तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 में आते हैं। इसके बाद 1921 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो 1916 से 1921 तक लेकर जितनी भी आधुनिक भारत के इतिहास में घटनाएं घटी हैं, ठीक है, हम उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन की प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग एसोसिएशन की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, पूना में होम रूल लीग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं बाल गंगाधर तिलक। इनकी सबसे फेमस किताब है गीता नामक रहस्य। गीता नामक रहस्य एक किताब है जो इन्होंने जेल में लेकर लिखी थी। जब इस किताब की रचना करते हैं तो उस समय ये जेल में रहते हैं। कहाँ पर? तो बर्मा, जो आपका म्यांमार है, बर्मा में मांडले एक जगह, एक जेल का नाम रहता है उस जगह की जेल का, और वहाँ पे इन्होंने गीता नामक रहस्य की किताब की रचना की थी। आगे देखिए, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग एसोसिएशन की स्थापना की। तो देखिए, जो एनी बेसेंट रहती हैं वो मद्रास में होम रूल लीग एसोसिएशन की स्थापना करती हैं, ठीक है। और जो बाल गंगाधर तिलक रहते हैं वो पूना से इसकी स्थापना करते हैं, और जॉर्ज अरुंडेल को इसका सचिव बनाया गया। तो एनी बेसेंट के सचिव कौन रहते हैं होम रूल लीग एसोसिएशन के? तो जॉर्ज अरुंडेल इनके सचिव रहते हैं। आगे देखते हैं, सन 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम की भी स्थापना की। साबरमती नदी कहाँ पर है? गुजरात में है। और महात्मा गांधी भी गुजरात के पोरबंदर से बिलोंग करते थे, क्योंकि उनका जन्म ही गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आ जाते हैं, और आते ही ये क्या करते हैं, 1915 के बाद 1916 में एक आश्रम की स्थापना करते हैं साबरमती नदी के किनारे। आगे देखिए, 1917 में लेडी सदाशिवराय अयंगर ने वीमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं कि वीमेन्स इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो लेडी सदाशिवराय अयंगर ने की थी 1917 में। देखिए, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे तो सन 1916 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी करते हैं। ध्यान रखिए, अंबिका चरण मजूमदार जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये अधिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसमें गरम दल एवं नरम दल के नेता आकर मिल जाते हैं। गरम दल और नरम दल के नेता आकर किस तरीके से मिलेंगे? तो देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब होती है? लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल रहता है, उस समय के वायसराय रहते हैं, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। और हर साल एक व्यक्ति कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से 1907 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रास बिहारी बोस जी, और उसी समय कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाती है, गरम दल और नरम दल। 1907 से लेकर 1916 तक गरम दल और नरम दल अपने अपने तरीके से काम करते हैं। गरम दल में कौन कौन से नेता रहते हैं? तो बाल, लाल और पाल, ये शॉर्ट नेम है कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के नेता रहते हैं। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, और जो आपके नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, ये नरम दल में आते हैं। ध्यान रखिएगा इनके बारे में कि इनका जो मिलन होता है कब होता है। ये सबसे पहले तो कांग्रेस अधिवेशन, किस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ती है? तो 1907 में रास बिहारी बोस जी अध्यक्षता करते हैं। और ये आके कब मिलते हैं, गरम दल और नरम दल? 1916 में आके ये दोनों ही मिल जाएंगे, और अंबिका चरण मजूमदार जी उस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग से समझौता होता है। सन 1916 का अधिवेशन लखनऊ में होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन किए जाते हैं कि जो 1916 का अधिवेशन है वो किस स्थान पर होता है? तो लखनऊ में होता है, जिसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। इसी कारण इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लखनऊ में होता है अधिवेशन। और लखनऊ पैक्ट में क्या होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन किए जाते हैं आपके वन लाइनर में कि लखनऊ पैक्ट क्या है। तो लखनऊ पैक्ट में क्या होता है, 1906 में जिस तरीके से जो कांग्रेस है दो भागों में विभाजित होती है 1907 में, ठीक उसी तरीके से 1906 में
आगा खां और सलीमुल्ला खां, ये क्या करते हैं, आगा खां और सलीमुल्ला मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं 1906 में ढाका में। तो ये मुस्लिम लीग अलग से काम करने लगती है और ये कांग्रेस अलग काम करती है। तो 1916 में क्या होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों आके मिल जाती है, दोनों की विचारधाराएं मिल जाती हैं और दोनों एक साथ आज़ादी के लिए काम करती हैं। दोनों जितने भी आंदोलन आप देखेंगे उन सभी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक साथ काम करती हैं। अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता का जो है बहुत बड़ा हमें प्रतीक देखने को मिलेगा। आप जितने भी आंदोलन होंगे ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे पहले क्या था, मुस्लिम लीग अपने तरीके से काम करती थी और जो आपकी कांग्रेस थी वो अलग तरीके से काम करती। तो जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस आके मिलती है किस अधिवेशन में, तो लखनऊ अधिवेशन में, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, 20 अगस्त 1917 को एनी बेसेंट ने होम रूल लीग एसोसिएशन को समाप्त करने की घोषणा की। जो उन्होंने जो होम रूल लीग एसोसिएशन एनी बेसेंट जी चला रही थी उनको समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। कब, 20 अगस्त 1917 को। 1917 में महात्मा गांधी जी सन 1917 में क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी बिहार के चंपारण जाते हैं। बिहार के चंपारण जाते हैं क्योंकि चंपारण के किसान अंग्रेजों की तिनकटिया पद्धति से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी चंपारण के किसानों की समस्या को समाप्त करने के लिए वहाँ पे क्या जाके एक सत्याग्रह करेंगे चंपारण में। क्योंकि महात्मा गांधी जी वहाँ पे सत्याग्रह करने के लिए चंपारण जाते हैं और इस सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को जो तिनकटिया पद्धति थी उस समय उनकी, उसको समाप्त करना था। तिनकटिया पद्धति ये होती थी कि जो किसान थे अपने 1/3 हिस्से पर नील की खेती वगैरह करते थे। ठीक है, नील की खेती से क्या होती थी, उस समय नील की खेती से उनकी जो ज़मीनें थी, क्योंकि नील की खेती जहाँ पे की जाती है वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है, बाद में उर्वरकता उसकी समाप्त होती चली जाती है। तो इससे किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इसका विरोध किया था तिनकटिया पद्धति का। ध्यान रखिएगा, तिनकटिया पद्धति नील से संबंधित थी क्योंकि नील की खेती अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती करवाई जा रही थी चंपारण के जो किसान थे उनके माध्यम से। देखिए, अब देखेंगे कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। सबसे पहले महात्मा गांधी जी आते हैं तो सबसे पहले भारत आने के बाद 1915 में ये कहाँ पे सत्याग्रह करते हैं, तो चंपारण जाते हैं बिहार के किसानों की समस्या को सुनने के लिए, है ना। लेकिन इससे पहले भी महात्मा गांधी जी कई बार सत्याग्रह आंदोलन कर चुके हैं। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। क्योंकि महात्मा गांधी जी 1893 में कहाँ जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और वहाँ पे कई सारे जो सत्याग्रह करते हैं। वहाँ पे जो रंग भेद की नीति रहती है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति को समाप्त करते हैं महात्मा गांधी जी। ठीक है, और इसीलिए सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग भी दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है। और यदि भारत की पूछते हैं तो भारत में सबसे पहले चंपारण करते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं। आगे देखिए, 1917 में कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है एनी बेसेंट जी करती हैं। एनी बेसेंट जी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं क्योंकि एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसलिए अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रथम महिला है जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं। इससे पहले किसी भी महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी एक तरीके से। ठीक है, पहली महिला थी, लेकिन ये पहली भारतीय महिला नहीं थी। एनी बेसेंट जी बाहर की थी, भारत की नहीं थी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर भारत में आती हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या होती है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है मैडम ब्लैकवास्टी और कर्नल अर्काट ने की थी। ठीक है, और इसकी सदस्य बनकर जो एनी बेसेंट है वो भारत में आती हैं। और 1907 में क्या होता है कि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बन जाती हैं एनी बेसेंट 1907 में, और भारत में ही रहकर फिर भारत की आज़ादी में ये अपनी भूमिका निभाती हैं। चलिए आगे की घटना देखते हैं। 1918 की बात करेंगे तो सन 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में अहमदाबाद लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। मतलब कि अहमदाबाद में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ध्यान रखिए, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना भी महात्मा गांधी जी ने 1918 में की। और सन 1918 में ही महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल आंदोलन हड़ताल करते हैं। अहमदाबाद मिल आंदोलन महात्मा गांधी जी कब करते हैं, 1918 में। और चंपारण कब करते हैं, 1917 में। चंपारण होता है बिहार में और अहमदाबाद तो आपको पता ही है, अहमदाबाद गुजरात में है।
अच्छा, महात्मा गांधी जी ने भारत में भूख हड़ताल का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया? तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल आंदोलन के समर्थन में की थी। यहाँ पे इन्होंने जो अहमदाबाद मिल आंदोलन किया, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था? भूख हड़ताल की थी महात्मा गांधी जी ने। आगे देखिए, 1918 में ही महात्मा गांधी जी गुजरात के खेड़ा में कर ना देने का नारा भी या फिर आंदोलन ही इन्होंने चलाया था कि हमें कर नहीं देना है अंग्रेजों को, है ना। अब 1818 के बाद 1919 आता है, सॉरी 1918 के बाद 1919 आता है और मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट लागू कर दिया जाता है। क्या होता है मार्च 1919 में? रॉलेट एक्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिसमें संदेह के आधार पर बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब कि ये जो रॉलेट एक्ट आता है कब आएगा? ये आएगा, ये सभी घटनाएं जो हैं वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में चल रही हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में क्या आता है? रॉलेट एक्ट आता है, जिसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता है? गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर बिना मुकदमा चलाए भी किसी भी तरीके से। और जितने समय तक उस जो अंग्रेजी सरकार थी जो उस समय, वो क्या कर सकती थी? उसको रख सकती थी, है ना। और क्या था उसमें कि उसमें किसी भी व्यक्ति से पूछा तलाशी या फिर वकील की करने की कोई भी इस तरीके से इजाज़त नहीं थी कि आप वकील कर सकते हैं और आपको छुड़ाने के लिए इस तरीके से कोई काम नहीं कर सकते थे। इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता था। जो रॉलेट एक्ट है इसीलिए इसको काला कानून कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट में ना तो कोई अपील, ना दलील और ना ही वकील किया जाता था, है ना। मतलब कि अंग्रेजी सरकार क्या करती थी? अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद कर सकती है, ना तो उसके खिलाफ कोई केस है तब भी ऐसे ही कर सकती है। मतलब जब भी जिस शक के आधार पर, केवल यदि जब अंग्रेजी सरकार इनकी ब्रिटिश सरकार को के अधिकारियों को लगता था तो वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती थी? गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकती थी। और गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में पूरे देशव्यापी हड़ताल की। एक तरीके से गांधी जी क्या करते हैं? इस रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में एक हड़ताल करते हैं। और इस हड़ताल में पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता रहते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। इन दोनों की गिरफ्तारी की जाती है। क्या होगा जब ये 6 अप्रैल 1919 को, है ना, संपूर्ण पूरे देश में क्या हड़ताल की जाती है, तो 2 प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इन दोनों को छुड़ाने के लिए या फिर योजना बनाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है 13 अप्रैल, ध्यान रखिए, 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में क्या होता है? इन दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया जाता है। जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की जाती है, जिसमें अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे देते हैं। क्या करते हैं जनरल डायर? क्या करते हैं फौजी कमांडर जनरल डायर, है ना, वहाँ पर क्या कर देते हैं? उनके जो भी सेना रहती है, सेना को आदेश देते हैं कि वो अंधाधुंध यहाँ पर गोली चलाएं, ठीक है ना। जिसके कारण कमांडर की सेना ने हजारों निहत्थे लोगों पर ये गोलियां चलाई जाती हैं। और जलियांवाला बाग जब ये गोलियां चलाई जाती हैं तो सभा में बहुत सारे हजारों लोग थे सभा में, ठीक है। तो जलियांवाला बाग से निकलने की सब लोग कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? जलियांवाला बाग में केवल एक ही दरवाज़ा था, है ना, जिससे लोग आ सकते थे या फिर जा सकते थे, ठीक है। और 3 तरफ से वहाँ पे क्या थे? मकान बने हुए थे, तो कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि वो वहाँ से निकल सके, केवल एक ही रास्ता था। और जहाँ पे रास्ता था, जिस पर कमांडर फौजी ने एक फौज का एक दस्ता खड़ा कर दिया। क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया, कहाँ पर? दरवाजे पर, ध्यान रखिएगा। और निहत्थे लोगों पर, जो सभा में जितने भी लोग थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं, है ना। और जो भी व्यक्ति, ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति वहां से निकलने का प्रयास करता था उसको मार दिया जाता था। जलियांवाला बाग में एक कुआं था, ऐसा एक रिपोर्ट के मुताबिक या फिर किताबों में इतिहासकारों के मुताबिक कहा जाता है कि कुएं में लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदते हैं और वो कुआं एक समय ऐसा आता है कि लास्ट में लबालब भर जाता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुओं में कूदते हैं तो हजारों लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। देखिए, अब रिपोर्ट के अनुसार डाटा को देखेंगे तो देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार हजारों लोग इस हत्याकांड में, जलियांवाला हत्याकांड में मारे जाते हैं। और इस जलियांवाला बाग के हत्याकांड में, जब ये हत्याकांड होता है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग घायल भी हो जाते हैं, है ना।
ठीक है, तो क्योंकि अच्छा एक भी व्यक्ति एकदम सेपरेट नहीं बचता, यदि कोई व्यक्ति जिंदा भी बच जाता है, उसके हाथ पैर उसको चोट आ जाती है एक तरीके से, है ना। तो फिर इस तरीके का जब काम होता है, अंग्रेजों के द्वारा इस तरीके से निर्दयी घटनाएं की जाती हैं, तो फिर ये भारतीयों के द्वारा क्या होता है, भारतीयों के द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाता है। मतलब कि जो ब्रिटेन से जो भी वस्तुएं लाई जाती थी भारत में बेचने के लिए उस समय, तो उन सब वस्तुओं का क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया जाता था। उस समय बहुत सारा बहिष्कार हुआ था। बहिष्कार का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ का हम उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो विदेशी वस्तुएं थी उन्होंने किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया। और इस हत्याकांड की जांच के लिए, जब ये हत्याकांड होता है तो इसकी जांच के लिए क्या होता है, कांग्रेस के द्वारा JBP समिति का गठन किया जाता है। कांग्रेस क्या करती है, ये एक हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगी, JBP समिति, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और कौन रहते हैं, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। इस तरीके से इन लोगों की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया जाता है ना, ताकि इस रिपोर्ट में पता चल सके कि कितने लोगों के साथ कितने लोगों की मौत हुई है, या फिर कितने लोग जो जिंदा बचे हैं वो क्योंकि सेपरेट तो एक भी व्यक्ति नहीं था, सभी किसी के हाथ पैर में चोट आई थी। इस तरीके की एक कमेटी बनाई गई इन सब की जांच के लिए। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा दी गई कैसरे हिंद की उपाधि का त्याग कर दिया। जब महात्मा गांधी जी इस जलियांवाला बाग के हत्याकांड को देखते हैं तो वे क्या करते हैं, अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है, और वो इस उपाधि को त्याग कर देते हैं, उन्हें लौटा देते हैं। कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी के अलावा भी किसी एक और महिला को दी जाती है सन 1877 में। 1877 में पहली बार जब भारत में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है तो महारानी विक्टोरिया, याद रखिए, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है, ठीक है। फिर दूसरी बार ये उपाधि कब, 1915 में महात्मा गांधी जी को दी जाती है। 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि, क्योंकि इससे पहले महारानी विक्टोरिया को भी दी गई। तो इस तरीके के एग्जाम पूछे जाते हैं कि सबसे पहले किसको उपाधि दी गई, है ना। आगे क्या होता है, जमनालाल बजाज क्या करते हैं, जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि का त्याग कर दिया था। इन्होंने जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ये जो उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई थी, अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, और जब इन्होंने विरोध किया तो इन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों की किसी भी वस्तु का स्वीकार नहीं करेंगे, उनके द्वारा दी गई कोई उपाधि हो चाहे उनका सामान हो, हम किसी चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे, उनके द्वारा उनका सहयोग नहीं करेंगे एक तरीके से। तो राय बहादुर को कौन सी उपाधि दी गई थी, जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, तो उन्होंने इसका भी त्याग कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि का त्याग कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण मन गाया था, उनको भी इसीलिए क्या सर की उपाधि या फिर नाइटहुड की उपाधि दी जाती है रविंद्रनाथ टैगोर को, और ये भी क्या करते हैं, इसका त्याग कर देते हैं। आगे शंकरन नायर ने इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से भी इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, शंकरन नारायण उस समय वायसराय की परिषद में थे और उन्होंने क्या किया, इसकी परिषद से ही इस्तीफा दे दिया। तो जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है तो बहुत सारे लोग, है ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, है ना। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं होंगी अभी, देखिए। और जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को सर हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर कमेटी का भी गठन किया, है ना। और ब्रिटिश सरकार की तरफ से भी एक कमेटी बना दी जाती है, ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में, तो सर हंटर की अध्यक्षता में, इसीलिए इसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है इस कमेटी को, जिसके सदस्यों में भारतीय एवं अंग्रेज दोनों शामिल थे। इन्होंने जो कमेटी बनाई अंग्रेजी सरकार में, उसमें अंग्रेजी सदस्य और भारतीय सदस्य दोनों शामिल थे, ध्यान रखिएगा, जिसमें 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। और जो भारतीय सदस्य शामिल थे वो कितने थे, 3 थे। तो पहले कौन थे, पहले थे सर चिमनलाल सीतलवाड़, है ना, इनका पूरा नाम चिमनलाल सीतलवाड़ है, ध्यान रखिए। और दूसरे हैं साहबजादे सुल्तान अहमद, है ना। तो सर चिमनलाल सीतलवाड़ और साहबजादे सुल्तान अहमद को, और तीसरे व्यक्ति रहते हैं जगत नारायण। तो ये 3 व्यक्ति थे जो हंटर कमीशन में इन्वॉल्व थे, जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से बनाया गया था। आगे देखिए, जलियांवाला बाग की जो संपत्ति थी, क्योंकि जिसकी भी संपत्ति थी उसका नाम था जल्ली उस व्यक्ति का नाम था, और उसी के नाम पर उस बाग का नाम पड़ा था जलियांवाला बाग, ध्यान रखिए। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं कई बार इस तरीके के क्वेश्चन। तो जलियांवाला बाग की जो संपत्ति थी वो जल्ली नामक व्यक्ति के नाम की
थी। आगे देखते हैं 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। इस तरीके के हमने रॉलेट एक्ट और इसके बाद जलियांवाला बाग का हत्याकांड देखा। अब हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के बारे में देखेंगे तो 1919 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है। क्यों खिलाफत दिवस मनाया जाता है? क्योंकि सन 1919 में मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने, इनके द्वारा क्या होता है, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है। अब ये खिलाफत आंदोलन कहाँ से आया? 1919 में चलाया जाता है, ठीक है। और जिसकी अध्यक्षता, ये जो खिलाफत आंदोलन होता है, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं। ध्यान रखिएगा, एकमात्र ये इस आंदोलन की जो अध्यक्षता है, ये वैसे तो शुरुआत में मुस्लिमों के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी जी भी इसमें सहयोग देते हैं और मुस्लिम इन सबका साथ देते हैं महात्मा गांधी जी। और खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता स्वयं महात्मा गांधी जी करते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये जो आंदोलन होता है आपका खिलाफत आंदोलन, इसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता का रूप देखने को मिलता है। मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। अब ये देखती है कि जो खिलाफत आंदोलन है वो क्यों हो रहा है। मेन कारण ये है कि ये हो क्यों रहा है। तो क्या होता है, खिलाफत जो आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन के विरुद्ध किया जाता है। ब्रिटेन के विरुद्ध किया जाता है क्योंकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्रों में, ब्रिटेन जो होते हैं मित्र राष्ट्रों में शामिल होते हैं, है ना। ब्रिटेन क्या होते हैं? मित्र राष्ट्रों में शामिल होते हैं। और मित्र राष्ट्र क्या होते हैं? मित्र राष्ट्र जो होते हैं वो टर्की के खलीफा का जो पद होता था उसको समाप्त करना चाहते थे, है ना। देखिए, हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है तो क्या होता है? मित्र राष्ट्र की जीत हो जाती है उसमें। जब मित्र राष्ट्र की जीत होती है उसमें, तो पूरा विश्व उस समय कितने भागों में? 2 भागों में बढ़ जाता है। एक तो मित्र राष्ट्र होते हैं और एक रहता है धुरी राष्ट्र। तो जो मित्र राष्ट्र रहते हैं वो खलीफा के पद को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उस समय मुसलमानों का बहुत ही अहमियत वाला पद माना जाता था, जो खलीफा का जो पद रहता था। तो जो मित्र राष्ट्र थे वो क्या करना चाहते थे? वो खलीफा के पद को समाप्त करना चाहते थे। और इसी बात से नाराज होकर अली बंदियों ने, इन लोगों ने क्या किया? खिलाफत आंदोलन किया। ताकि किसके विरोध में? ब्रिटिश सरकार के विरोध में, क्योंकि यही तो चाहते थे कि खलीफा का पद समाप्त हो जाए। कहाँ पर? टर्की में। याद रखिए। अब आगे देखेंगे तो महात्मा गांधी जी जलियांवाला बाग के हत्याकांड, है ना। अब हम लोगों ने पहले देख लिया जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। अब महात्मा गांधी जी का अगला देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है। तो महात्मा गांधी जी जलियांवाला बाग के हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरोध में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जब ये सारी घटनाएं होती है, रॉलेट एक्ट आता है, फिर जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, फिर इसके बाद खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? ज़्यादा प्रभावित नहीं रहती। तो महात्मा गांधी जी क्या करते हैं? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। और सन 1920 में कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि असहयोग आंदोलन शुरू हो रहा है। तो देखिए, सन 1920 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय जी करते हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है 1920 में कहाँ पर? कलकत्ता में होता है। 1920 का जो आंदोलन होता है असहयोग आंदोलन, ठीक है, उसकी सबसे पहले, क्योंकि उससे पहले क्या होता है? कांग्रेस अधिवेशन होता है, कांग्रेस जिसकी अध्यक्षता करते हैं लाला लाजपत राय जी, ठीक है। और कहाँ पे होता है? तो ये कलकत्ता में होता है और उसी में असहयोग आंदोलन को जो प्रस्ताव है उसे पारित कर दिया जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये चाहते थे कि असहयोग आंदोलन ना हो, ठीक है, हम लोग अभी कोई आंदोलन नहीं करते हैं। तो असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है असहयोग, अर्थात हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। तो कुछ लोग इस आंदोलन को नहीं चाहते थे कि अभी असहयोग आंदोलन नहीं होता। लेकिन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू होता है और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक, जिनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी जो असहयोग आंदोलन है वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूटी रहता है और शुरू हो जाता है। आगे इसके बारे में जो भी घटना है हम वो भी देखेंगे। अब हम उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों के बारे में जानेंगे जो असहयोग आंदोलन के अपोजिशन में थे, अर्थात जो नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन हो। तो देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, GS थापरे, एनी बेसेंट असहयोग आंदोलन से असहमत थे। मतलब ये नहीं चाहते थे, ये असहयोग आंदोलन के सहमत में नहीं थे कि हमें असहयोग आंदोलन करना चाहिए।
और इन्होंने क्या किया, 1920 में ही कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिया था। ये कांग्रेस से अलग भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन हो, और महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया था। देखिए 1920 में ही क्या होता है, सन 1920 में M.N. जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की। M.N. जोशी का पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय जोशी रहता है, और ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना सन 1920 में करते हैं। जो असहयोग आंदोलन चलता है उसमें महात्मा गांधी जी का कहना रहता है कि हम 1 साल में स्वराज की प्राप्ति करेंगे, है ना, 1 साल में हम लोग अपना संविधान बनाएंगे, आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे जो वायसराय बदल जाते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कब 1916 से 1921 तक आते हैं, तो 1921 में ये वापस चले जाते हैं और इंग्लैंड 1921 में आ जाएंगे आपके लॉर्ड रीडिंग आएंगे। 1921 से 1926 तक उनका कार्यकाल रहता है। तो देखिए 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन जिस प्रकार से शुरू किया था, उन्होंने कहा था कि हम 1 साल में, है ना, आज़ादी की प्राप्ति करेंगे। तो ये आंदोलन काफ़ी समय तक चलता है, और 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घाट होता है। क्योंकि जो वायसराय थे उस समय बदल जाएंगे, तो हम नेक्स्ट वायसराय में इस आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। एक रिव्यू ले लेते हैं कि क्या होता है। तो असहयोग आंदोलन में 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, चौरा चौरी कांड होता है, जिसमें अहिंसा हो जाती है और महात्मा गांधी इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ना तो स्वराज की प्राप्ति होती है, ध्यान रखिए, और महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें 6 वर्ष की सजा होती है। आगे चल के स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण महात्मा गांधी जी को 1923 में क्या कर दिया जाता है, 1923 में जेल से रिहा कर दिया जाता है, और 1924 में महात्मा गांधी जी बेलगांव अधिवेशन करते हैं। और ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से, है ना। हम लोगों ने जाना लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल, इनके बारे में जितनी भी घटनाएं हुई हैं हमने डिटेल से उनके बारे में जाना। 1916 से लेकर 1921 तक की सभी घटनाओं के बारे में हम जान चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो समझ में यदि आपको आया है, यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। आधुनिक भारत के इतिहास आंदोलन जितने भी एक्ट अंग्रेजों के द्वारा लाए गए हमने उन सब पे वीडियो बनाए हैं। आप यदि आपको समझ में आता है तो आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।